Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्म पे हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स खत्म की थी, है ना। आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ऑसिलेशन. सो ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दैट. तो ऑसिलेशन की अगर हम लोग शुरुआत करें तो ऑसिलेशन में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को जो दे रहा है दैट इज डिफाइन पैरियोडिक मोशन. डिफाइन पैरियोडिक मोशन. पैरियोडिक मोशन समझते हो आप लोग? पैरियोडिक पैरियोडिक वर्ड जो बना है दैट इज मेड बाय द वर्ड पीरियड. स्कूल में पीरियड्स होते हैं आपके, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ऐसे होता है ना. बोले भैया फर्स्ट पीरियड में जो सर आते हैं, सबसे पहले फिजिक्स वाले सर आए तो 40 से 45 मिनट तक पकाते हैं. उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो फिर दूसरे सर आ जाते हैं केमिस्ट्री वाले, फिर 40-45 मिनट वो पकाते हैं. तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वही प्रोसेस बार बार रिपीट होता है. बोलो बबुआ, होता नहीं होता? होता. तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पैरियोडिक मोशन. क्या बोलते हैं? पैरियोडिक मोशन. क्लियर? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी डेफिनेट पाथ पर एक डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने प्रोसेस को दोबारा रिपीट करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पैरियोडिक मोशन. गॉट इट गाइस? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी डेफिनेट पाथ पर डेफिनेट टाइम के बाद अपने प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरियोडिक मोशन. क्लियर? इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन, if an object repeats its motion on a definite path after a definite interval of time is called periodic motion. नहीं है बस में. If an object repeats its motion, if an object repeats its motion after a definite time and on a definite path, then this kind of motion is called periodic motion. Clear है? कोई दिक्कत? अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी डेफिनेट पाथ पर डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद अपने प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरियोडिक मोशन. मैं यही बात समझू. इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन ऑन अ डेफिनेट पाथ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पैरियोडिक मोशन. लिसन, लुक, गौर से देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे ऑन द बोर्ड. थोड़ा सा पैरियोडिक मोशन की और बात कर लेते हैं. जैसे ये ऑब्जेक्ट है और यहां से चलना शुरू हुआ और यहां पर आके खत्म नहीं हुआ, यहां पर आया है. यहां से शुरू हुआ और यहां पर आ गया. ठीक है? उसके बाद फिर दोबारा इसी ट्रैक पे गया, फिर से वापस आ गया उतने टाइम में, फिर दोबारा गया, फिर वापस आ गया उतने टाइम में. तो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद एक डेफिनेट ट्रैक पे ये बार बार अपने प्रोसेस को रिपीट मार रहा है. बोले मार रहे नहीं मार रहे? तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरियोडिक मोशन. क्लियर? इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन ऑन अ डेफिनेट पाथ आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड पैरियोडिक मोशन. आई होप यू अंडरस्टैंड. डू यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड. क्लियर? पढ़ लो फटाफट पैरियोडिक मोशन, फिर मैं आगे की बात करूंगा. इसके बाद बेटा हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. डिफाइन वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन. इससे पहले कि बेटा मैं आप लोगों को वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन बताऊं, मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं. टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? आगे पीछे. टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? आगे पीछे. टू एंड फ्रो मोशन यानी आगे पीछे मोशन. क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है? ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो. जैसे बोलते हैं ना अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, आगे पीछे, टू एंड फ्रो. गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? ओके. तो टू एंड फ्रो एक क्या बोलूं मैं आपको, फ्रेजेस टाइप का है. टू एंड फ्रो यानी आगे पीछे. क्लियर? तो लिसन एवरीवन, मुझसे पूछा जा रहा है कि वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है. तो गौर फरमाइएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन. If an object is having to and fro motion about the mean position, then this kind of motion is called vibratory motion or you can say oscillatory motion. I hope you understand.
क्लियर? लुक 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 लुक, अभी ध्यान से देखिएगा। और ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बस यही कहानी है इस चैप्टर की। अगर इस कहानी को अच्छे से समझ लेना, चैप्टर खत्म। क्लियर? रेडी? चलो आओ देखते हैं। ये सीलिंग है, छत पे लगा धागा, छत पे लगा धागा। कैन यू सी द धागा? ओके, यू कैन। ओके ओके। तो ये जो धागा है ना बेटा, ये इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में मैंने इशारा किया था सिंपल पेंडुलम, तो मैं स्टार्टिंग से बोलता चला जा रहा हूं, पढ़ेंगे जाने कब पढ़ेंगे। तो समय आ गया है, कब पढ़ेंगे? आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज तो इशारा करेंगे, कल परसों में आएगा आपके सामने, ठीक है? पर फिलहाल तैयारियां उसी की चल रही हैं। तो ये छत है, छत से ये धागा लगा हुआ है। धागे से बेटा ये मैंने ये स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर मैंने टांग दिया, इसको बोलते हैं बॉब। क्या बोलते हैं? बॉब। ओके। इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। ठीक है? क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम। ये बॉब का सेंटर है। अब सपोज करिए इस बॉब को मैंने बॉब अभी ये नॉर्मल पोजीशन में, मीन पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन में, बैलेंसिंग पोजीशन में, इस टाइम इसके अंदर किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? किसी प्रकार का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इट मींस यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज जीरो। इस चैप्टर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट करेंगे। क्लियर? मैं तुमसे बार बार पूछूंगा, काय लला मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो लला बोलेंगे y बराबर 0। क्या बोलेंगे? हाँ, y बराबर 0। वेरी गुड पांडे जी। क्लियर? तो इन मीन पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। किसी भी जगह अगर मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन बोल रहा हूं तो आप बोलना y बराबर 0। या किसी जगह मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, इट मींस दिस इंडिकेट, तो आप बोलना मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या बैलेंसिंग पोजीशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? तो मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। क्लियर? अब सपोज करिए इस बॉब को मैंने सरका के यहां ले आया, तो नजारा ऐसा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्लियर? अब मैं जाएगा घंटे छोड़ देंगे तो ये केवल यहीं पे आके रुक जाएगा। बोलो रुक जाएगा यहाँ पे आके, कितनी लग जाओ इशारे थे बताओ आते जा टाइम हाथों बितेरी काम कर रहे हैं तुम्हारे, यहाँ पहुंच जाओ। क्लियर? तो कोई पूछे कि वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन होता क्या है? तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर? If an object is having to and fro motion about the mean position, then it is called vibratory motion or you can say oscillatory motion. Scene clear है? काउगे को परेशानी हो तो बताए, नाने तो सुने। ये तो है ही वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन। को पट्टा ने मोतियों कह दी कि कई लला व्हाट इज मीन पोजीशन, व्हाट इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन क्या है? पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? जिसके चारों तरफ बॉडी ऑसिलेट करती है। द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी ऑसिलेट्स इज कॉल्ड मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन। द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी ऑसिलेट्स इज कॉल्ड मीन पोजीशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्लियर है? तो किसी ने पूछ लिया वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? जब कोई ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसे हम लोग वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और कोई पूछे मीन पोजीशन क्या है, तो इट इज द पॉइंट अबाउट विच द बॉडी ऑसिलेट्स इज कॉल्ड मीन पोजीशन। नहीं आई मेरी बात समझ में? समझ गए? तो मीन पोजीशन भी पढ़ लो और वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन भी पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। डिफाइन पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो भैया पीरियड ऑफ वाइब्रेशन तो क्या तेल लेने, अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता, अपने तो मूड में पीर होते हैं। पर एक जमाना था जब मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं।
टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बोलो भैया मैंने कही थी कि नहीं कही थी? देखो मैंने कही थी कि नहीं कही थी? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बोलो भैया। और वही समय था जब मैंने आपको एक और डेफिनेशन बताई थी टाइम पीरियड की, अगर आपको याद हो तो उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, T बराबर 1/f। तो आप इसकी डेफिनेशन भी बोलते थे रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। आपको याद है? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना? दो डेफिनेशन बताई थी मैंने टाइम पीरियड की पिछले चैप्टर में, बताइए कि नहीं बताई? बोलो कर दो मना, तुम क्या ना बताइए, कर दो मना, बताइए ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड, है ना? या फिर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये दो डेफिनेशन मैंने आपको पिछले चैप्टरों में बताई थी। यहां पर भी हमें समझना है टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड को हम लोग पीरियड ऑफ वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है? पीरियड ऑफ वाइब्रेशन या टाइम पीरियड एक ही बात है। अब मैं थोड़ा सा डेप्थ में आपको ले चलता हूँ, है ना? उसके बाद मैं पीरियड ऑफ वाइब्रेशन पे आऊंगा, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको बिल्कुल समझ गए ना? सांसें रोक के देखना है, सांसें रोक के। क्लियर? चलो तो देखते हैं। फिलहाल ये मैंने ब्रीफली आपको बता दिया, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से एलैबोरेट करता हूँ। लुक, कुछ नहीं कर रहा मैं, यही चीज दोबारा बोर्ड पे बना रहा हूँ, बस आप लोग थोड़ा सा जो मैं बना रहा हूँ, और मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से थोड़ा सा फील करना, ओके? जस्ट फील इट आउट, जस्ट फील इट आउट, ओके? उसके बाद में पीरियड ऑफ वाइब्रेशन वगैरह पे आऊंगा, क्योंकि यकीन मानिएगा ये जो चीज मैं अब आपको समझाने जा रहा हूं, अगर वो आप समझ गए तो ये समझिए ना खेल खत्म, फिर जहां चैप्टर में कुछ बचेगा नहीं। क्लियर? चलो आ जाओ। तो ये तो मैंने अवेयर बातों ही बातों में तुम्हें बता दिया है, समझा दिया है। तो ये छत है, छत पे लगा धागा, और सुना है इसको आप बॉब बोलते हो, और यहाँ पर ये मीन पोजीशन होती है। ऐसा ऐसा आपने कही थी मुझसे अवेयर के सर, इसको तो मीन पोजीशन बोलते हैं। आप ही ना कही थी, मैंने नहीं कही थी। मीन पोजीशन बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलो। और यहाँ पर बेटा डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था 0। बोलो भैया, सही बोल रहा? कागुए को परेशानी जनरल तो कौए को परेशानी होगी नहीं। उसके बाद भाई साहब इस बॉब को मैं उठा के यहां से यहां ले आया, यहां जाएगा भैया। बोलो भैया, क्लियर? अब मैं इसे यहां तक ले गया, तो ये इसकी जो है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन है बबुआ? एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं जाएगा छोड़ दे वो, तो ये जब पे आके रुकी जागो का, कितको जागो, इतको जागो। क्लियर? सही बोल रहा हूं? बोलो भैया। नेट टेढ़ो से है वो बात ना आने देते, पर यहां पहुंच जाओ, किसी को कोई परेशानी? बोलो भैया, सही जा रहा हूं मैं, है ना? ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है, और दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन, ओके? ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ये सिंपल ठीक इसी प्रकार है, गौर फरमाइएगा। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ ओरिजिन होता है, ओरिजिन, इधर की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, इधर की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। सही बोल रहा हूं, है ना? यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट आके मैक्सिमम हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं y इज इक्वल टू प्लस का ए एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? y इज इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि ये कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं और ये कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, और ये बीच वाला जो पॉइंट है वहां डिस्प्लेसमेंट 0, ये ओरिजिन हो गया। प्लस ए माइनस ए। कहानी समझ में आ रही है आपको? कागुए को परेशानी? सीन क्लियर? जब भी कभी बात आएगी मैं आपसे पूछूंगा एक्सट्रीम पोजीशन, तो आप मुझसे बोलना एक्सट्रीम पोजीशन में y बराबर प्लस माइनस ए। प्लस का ए भी हो सकता है और माइनस का ए भी हो सकता है, ये दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन है। और मीन पोजीशन में y बराबर 0। ऐसे बोलोगे ना, ऐसे बोलिए, ऐसे बोलते हैं। मीन पोजीशन में y बराबर 0 और एक्सट्रीम पोजीशन में y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो बोलोगे ना प्लस माइनस ए? बोलो। ठीक है, अच्छी बात है। अगर तेरे ही बोले व्यवहार है तो फिर बात ही का ही। चलो और देखते हैं, समझते जाना। एक बात बताओ, अपन थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो थोड़ा सा आप ही बता दो मुझे। एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, है ना? को बॉडी भरभरा के मूव कर रही है तो वहां में काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर को बॉडी रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी?
अगर कोई बॉडी रुक गई तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो। क्योंकि जब वेलोसिटी नहीं है तो फिर काय की काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। नहीं, ये बिना बात ही ना समझ में आ रही है, क्या करा पीछे पटाऊंगे। क्लियर है? जो मैंने बोला आपको पल्ले पड़ा? क्लियर? इफ द बॉडी इज नॉट मूविंग देन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो पूरी कहानी जीरो हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा यार, मैंने ये भी सुना है, मैंने एक जमाने में आपको पढ़ाया था, एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी इनसाइड अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी बॉडी में उसकी स्पेसिफिक पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर? जब भी किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है तो वो बॉडी हमेशा कभी भी चैन से नहीं बैठती, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करती है। यस और नो? जो बोला पल्ले पड़ा, जो बोला पल्ले पड़ा। चलो आ जाओ। तो अय्या ने बताइए ना एक बार, इसको मैं यहां से यहां ले आया, यहां पर क्या अब ये यहां पर मूव कर रहा है? तो यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? इशारे से बताओ। जीरो। शाबाश, वेरी गुड। इट मीन्स जंप है, काइनेटिक एनर्जी बराबर जीरो। ठीक है? ओके। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, लेकिन यहां पे आके जब लाऊंगा तो अब ये स्पेसिफिक पोजीशन में आ गया, तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। जहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। बिना समझ में ही नहीं आ रहा हो आएगा होगा। अब मैंने कहा घंटे छोड़ दो, अब ये भरभरा के नीचे गिरे हो, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन से पहले मीन पोजीशन पे आएगा। बोलो, मीन पोजीशन पे आएगा तो मुझे यहां बताओ, यहां पर काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम या मिनिमम? हाँ, वेरी गुड सलोनी। कैसी होगी? मैक्सिमम या मिनिमम? मान के चलो ये 5 किलो को बांट है, मैं ये चुपचाप करके यहाँ ले आओ, यहाँ पे लाके तुम्हें खड़ो कर दो। अब मैं घंटे 5 किलो के बांटे छोड़ू तो क्या हो? खरबूजा सा खेल जाओ अलग। बोलो, यानी यहां पर काइनेटिक एनर्जी कैसी हुई? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। क्लियर? तो यहां काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम या मिनिमम? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो मिनिमम लिख दूं? बोलो बंधु, मिनिमम लिख दिया या मैंने जीरो लिख दिया? ऐसा नहीं लग रहा? काइनेटिक एनर्जी जीरो की बजाय अब यहां पे आके मैक्सिमम, ये स्वैप हो गई आपस में, अदल बदल गई। बोलो भैया, समझ गए? अब ये झंपे तो रुके वो नहीं, अब ये झंपे यहां जाओ, यहां पे आके फिर रुक जाओ, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी यहां पर आके? मैक्सिमम। नहीं है मेरी बात समझ? जो मैंने सीन बताया वो समझ में आ रहा है आपको? पक्का? रट्टा नहीं लगाना, फील करना है। अच्छा मुझे यहां बताओ, यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो, क्योंकि यहां पर रुकी हुई ये चीज तो मूव ही नहीं करेगी, तो वेलोसिटी यहां कितनी होगी? जीरो। यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। यहां पे वेलोसिटी कैसी होगी? मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम। और यहां वेलोसिटी मैक्सिमम मालूम है कितनी होती है? मालूम है कितनी होती है? मैं बताता हूं। ए ओमेगा। कितनी होती है? ए ओमेगा। ऐसा ना लग रहा हो जैसे, वैसे हम लोग मालूम है इस चैप्टर को इस महीने में क्यों पढ़ाते हैं, आपको मालूम है? मेला लगता है ना इस महीने में, इस वजह से। इसको देख के आपको कुछ याद आता है? क्या याद आ रहा है बताओ? नाव वाला झूला। बोलो भैया, नाव वाला झूला। बोलो भैया, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ना आ रहा तो आना चाहिए, आना चाहिए। झूला जब नीचे से ऊपर जाते हो तब ज्यादा मजा आवत है, कि ऊपर से नीचे आवत हो तब ज्यादा मजा आवत है? झूला नीचे से ऊपर जाते हो तब ज्यादा मजा आवत है, या ऊपर से नीचे आवत हो तब ज्यादा मजा आवत है? ऊपर से नीचे आता है तब ज्यादा मजा, तो पेट में गुलगुली सी होती है। क्लियर? सही बोल रहा हूं कि नहीं? बोला भैया। और सुन लो लल्ला,
झूला झूला देखो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है झूले की, और जैसे ही पत्ते गिरे हो तो वेलोसिटी भरभरा के बढ़ेगी और तुम सबके मौते एक ही चीकारो फूटत हुए। वाव, क्या चीकारो फूटत हुए? वाव, ये फॉर्मूला है, वाव। क्लियर? ये फॉर्मूला है इसका, याद रखना, समझ गए? मीन पोजीशन में वेलोसिटी कितनी होती है? वाव, मैक्सिमम। समझ गए ना मेरी बात? तो ये बहुत काम का फॉर्मूला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूज में आता है। यहां तक काउए को परेशानी, ये फिगर आपके नोट्सों में बना नहीं है, आप इसे बना लो, ये मान लो बस खत्म कहानी। ये आ गया समझ में आपको, तो बस आपका जो बच्चा होना ना एग्जाम में, क्लियर? तो फटाफट इस फिगर को जहां भी आप बनाना चाहें आप बना लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। बाकी बात ठीक है, कचू अतना नहीं जाना पता बच जाएगी तुम्हें आता है क्या नाम है, ठीक है? तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं वाकई में रियल मायने में जो छुटपुट क्वेश्चन दिए हम सारे फटाफट बातों से निपट जाएंगे आपके। फिलहाल मैं अब इसको मिटा दूं मैं, है ना? तो कब कहां पर क्या सीन है ये सारी बातें आप लोग समझ चुके हैं। अब मैं काम पे आता हूं। फिलहाल दो बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होता है और एक्सट्रीम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट होता है y बराबर +-a। याद रहेगा इतना आपको? चलिए ठीक है। तो बेटा मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। पीरियड ऑफ वाइब्रेशन बोले तो टाइम पीरियड, क्लियर? अब आप गौर से देखिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है अभी मीन पोजीशन में, इसका एक राउंड कब पूरा होगा? देखो गौर से देखो। सबसे पहले मैं यहां पर अलग से बना रहा हूं फिगर। यहां से ये यहां गया टॉप पॉइंट तक, बोलो ऐसे गया, ये मैंने अलग से बना दिया। फिर ये रिटर्न आया, तो ये मैंने रिटर्न इसकी अलग से दिखा दी, आएगा इसी के ऊपर ही, पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, समझ गए? यानी ये यहां से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में गया, एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन में आया, फिर मीन पोजीशन से अदर साइड में जो एक्सट्रीम पोजीशन है वहां तक गया, और फिर वहां से वापस रिटर्न आया। बोलो भैया, अब ये इसका एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो गया, और इस एक वाइब्रेशन को पूरा करने में जितना टाइम लगता है दैट इज नोन एज पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, और यू कैन से टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। नहीं यही बात समझ? क्लियर? किसी ने पूछ लिया वन वाइब्रेशन क्या होता है, किसी ने, सुन लो पहले ध्यान से, मेरे घट्टे काफी सारे क्वेश्चन आपकी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर टी। क्लियर? और इसका एक और डेफिनेशन है जो मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड, या रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। सेम डेफिनेशन है, पहले वाली भी लिख सकते हो। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, क्लियर? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। सब एक ही बात है। क्लियर? और सुनिए, अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्लियर? फ्रीक्वेंसी तो भैया ये 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन करेगा उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एक डेफिनेशन यहां से भी बनती है, एफ को इधर ले आऊंगा तो टी नीचे आ जाएगा, तो एफ बराबर 1/2। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ये की बात है। क्लियर? मैंने पुराने चैप्टरों में भी बता रखा है, फ्रीक्वेंसी को 3 लेटर से डिनोट करते हैं, एफ से भी करते हैं, एन से भी करते हैं, और न्यू से भी करते हैं। ये सब फ्रीक्वेंसी के ही नोटेशन है। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? सीन क्लियर है ना? इस चैप्टर में हम लोग फ्रीक्वेंसी को एन से डिनोट करेंगे। क्लियर? कैसे डिनोट करेंगे? एन से। क्यों करेंगे वो मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको बताऊंगा कि क्यों करेंगे। क्लियर? ओके। तो किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कोई पूछे पीरियड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है, तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, या फिर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। बात समझ में आई? पीरियड ऑफ वाइब्रेशन टाइम है तो यूनिट सेकंड होगी, जो बोला समझ में आया? किसी ने मुझसे पूछ लिया वन वाइब्रेशन क्या होता है, तो भैया ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से फिर मीन, मीन से फिर अदर एक्सट्रीम, और फिर अदर एक्सट्रीम से फिर मीन, इस पूरे प्रोसेस में जो हो रहा है ये हमारा क्या होता है? वन वाइब्रेशन। जो बोला आपको समझ में आया? कोई दिक्कत? तो फटाफट आप लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ लें, पीरियड ऑफ वाइब्रेशन पढ़ लें, फ्रीक्वेंसी पढ़ लें, और डिफाइन वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन, यहां तक पढ़ लें फटाफट। इसके बाद बेटा हमारे सामने अगला क्वेश्चन है डिफाइन एम्पलीट्यूड। क्लियर? डिफाइन एम्पलीट्यूड।
तो गौर से देखिएगा, एम्पलीट्यूड पे एम्पलीट्यूड गया, तेल लेने। आप इसको ऐसे समझो, ये क्या है, मीन पोजीशन। यहां पर मीन पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन अगर मैं मीन पोजीशन के इस तरफ अगर एक्सट्रीम पोजीशन में चला गया तो यहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्लस ए है, और दूसरी तरफ अगर चला जाऊंगा तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है लेकिन माइनस डायरेक्शन में, माइनस ए है। सही बोल रहा हूं, है ना। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कुछ और नहीं है, डिस्प्लेसमेंट ही है, क्लियर। लेकिन ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट है तो इसकी यूनिट मीटर होगी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा। बोलो भैया। जैसे ये ठीक उसी प्रकार है, जैसे मैंने बोला सचिन तेंदुलकर ने कितने रन बनाए, रन, तो रन आप समझते हो, लेकिन मैंने बोला सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी बनाई, तो सेंचुरी भी एक प्रकार के रन है, बस उसमें ये कि 100 रन हो जाते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है। बस सेंचुरी क्या है, रन ही तो है, 100 रन है। बोलो भैया, है ना। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के आइदर साइड, चाहे जालन देख लो चाहे बालन देख लो, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इसका एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्लियर। ध्यान से देखिएगा एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड आपको आगे भी काम आएगा, है ना। तो गौर से देखिएगा, ये मीन पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो ऑरिजिन 0 अपन यही तो कंसीडर करते हैं। बोलो भैया, यहां से यहां गया डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, तो ये मैंने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब ये यहां से रिटर्न वापस 0 पे आ गया, वापस आ गया, रिटर्न हो गया 0 पे, ये आ गया भैया वापस रिटर्न हो गया 0 पे। तो जब ये यहां पहुंचा था तो यहां डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था, y इज इक्वल टू प्लस, क्लियर। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे बताओ कहां आ चुका है ये बॉब, यहां आ चुका है। पहले ऐसे गया तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, फिर रिटर्न हो गया 0 पे आ गया, 0 पे आ गया। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में गया है ना, तो ये ऐसे। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं। तो यहां पर क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना। और फिर उसके बाद ये वापस रिटर्न होकर 0 पे आ गया, तो ये इसका ग्राफ बन गया, क्लियर। दिस इज द ग्राफ। ऐसे ही साइकिल चलती रहेगी, नहीं है मेरी बात समझ में, क्लियर। तो क्लियर, तो मीन पोजीशन के दोनों तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ए, क्लियर। और चूंकि एम्पलीट्यूड एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब इसका यूनिट मीटर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड गाइस। और एम्पलीट्यूड को कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, ए से, स्मॉल ए। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए। दिस इज द एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू, ए प्लस का ए, और ये जो है वो माइनस का ए। कहानी समझ में आ रही है आप सभी को, काहुए को परेशानी, फटाफट देख लो फिर आगे की बात करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पैरेडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। पैरेडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंस पूछ रहा है मुझसे। तो पैरेडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंस तो मैं बताऊंगा बाद में। पहले मुझे एक बात बताओ, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स, जवाब देना है। अगर आपका आंसर ट्रू है तो 1 फिंगर दिखा देना, अगर आपका आंसर फॉल्स है तो 2 फिंगर्स दिखा देना, राइट। हर कुत्ता एक जीव होता है। दिखाओ अब का है वो क्वेश्चन में हो, हर कुत्ता एक जीव होता है, ट्रू या फॉल्स। ट्रू, ठीक है, वेरी गुड, आपने सही बोला, हर कुत्ता एक जीव होता है, क्लियर, एंड दिस इज ट्रू। हर जीव एक कुत्ता होता है, ये फॉल्स है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर जीव कुत्ता ही हो, जीव इंसान भी तो हो सकता है, जीव चूहा भी तो हो सकता है, हर जीव कुत्ता थोड़ी होगा। हाँ, पर हर कुत्ता एक जीव होगा, ये बात सही है। हर कुत्ता एक जीव है, लेकिन हर जीव कुत्ता हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो बोला समझ में आया, रट्टा लगाने की जरूरत तो नहीं है, आप ही ने बताया स्वयं। आओ आओ तुम्हें बाहरों में ले चलो।
मैंने आते से ही आपको पेरियोडिक मोशन बताया था। मैंने बोला था जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक पाथ पे एक डेफिनेट टाइम के बाद अपने मोशन को रिपीट करता है तो उसे पेरियोडिक मोशन बोलते हैं। मैंने एग्जांपल भी बताया था, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां आया, यहां पे आ गया, फिर एक डेफिनेट टाइम के बाद फिर से उसने इसी प्रोसेस को किया, फिर से इसी प्रोसेस को किया, तो ये पेरियोडिक मोशन हुआ। क्लियर? अच्छा, यहां पर मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, एक चक्कर हो गया, फिर दोबारा से वही चक्कर, फिर तिबारा से वही चक्कर, वही तो हो रहा है। इसको आप वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन बोल रहे थे। क्या ऑसिलेटरी मोशन पेरियोडिक मोशन हो सकता है? हो सकता है एक डेफिनेट पाथ पे ये अपने प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है। तो ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन जो होते हैं वो पेरियोडिक मोशन हो सकते हैं। तो हर ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन पेरियोडिक मोशन हो सकता है, लेकिन क्या हर पेरियोडिक मोशन वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन होगा? कोई जरूरी नहीं है। ये पेरियोडिक मोशन तो है, लेकिन ये वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि यहां मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो नहीं कर रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये कुत्ता जीव जीव कुत्ता क्यों करवा रहा हूं? हर वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन पेरियोडिक मोशन होगा या नहीं होगा? होगा। हर वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन पेरियोडिक मोशन होगा, लेकिन हर पेरियोडिक मोशन वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड? तो पढ़ लो अगला क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन पेरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने बेटा अगला क्वेश्चन है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। मिल गया सभी को? डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो करें शुरुआत। सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर कोई पूछे हमसे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो हम उसे बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पेरियोडिक मोशन। ठीक है? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेरियोडिक मोशन in which the object is having to and fro motion about a mean position. सेम, अभी तक कुछ नया नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम कहानी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज a special kind of periodic motion in which a body is having to and fro motion about its mean position. Yes or no? सही बोल रहा हूं? अब सुनिएगा आगे की कहानी, समझने की जरूरत है। कहे मैंने सुना है कि आप मोबाइल लाते हो, मोबाइल खरीद लिया आपने और यूज कर करके भर दिया उसको बढ़िया। अब तो तुम्हारा मोबाइल आए दिन हैंग है जाते, जरूरत से ज्यादा हैंग है लगो, तुम तो अतराए। फिर तुम क्या करते हो? उसे रीसेट करते हो, रीस्टोर करते हो। रीस्टोर यानी दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन में, फैक्ट्री पोजीशन में आप उसे ले आते हो। जब नया नया लाए थे, जब आप उसे रीस्टोर करते हो तो वो वापस उसी सिचुएशन में आ जाता है जिस सिचुएशन में वो पहले था। यानी नए जैसे मोड में आ जाता है, उसमें से सारी चीजें हट जाती हैं, फालतू की दुनिया भर का कचरा साफ हो जाता है। समझ में नहीं आई मेरी बात? जो बोला समझ में आया? रीस्टोर वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? क्लियर? अब आप गौर से देखिए बेटा, ये बॉब है, इस बॉब को मैं यहां ले आया, यहां तक ये तो मैं लाया, मैं पकड़ के लाया, इसको मैंने यहां पे लाके छोड़ दिया। अब मैंने लाके छोड़ दिया तो कायदे से बॉब को यहीं रहना चाहिए, पर ये तो नीचे ढक जाता है। चाहे मैं फेंक तो ना रहा हूं, मैंने फेंको है का, मैंने क्या फेंको है का, मैंने क्या फेंको तो ना ने, यानी इसके अंदर कोई ना कोई फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जो इसे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। और ये फोर्स कोई और नहीं होता, रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसे? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग नाम इसलिए दे रहे हैं इस फोर्स को क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश कर रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है? मीन पोजीशन की तरफ है। अच्छा, अगर मैं क्या बॉब है यहां ले जाता और यहां छोड़ देता तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या कहां लाता? इधर लाता, तो ये भी मीन पोजीशन की तरफ है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। बोलो भैया, जिस तरफ फोर्स उसी तरफ एक्सेलरेशन। बोलो भैया, है ना?
यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ध्यान देना, ध्यान देना। ऑब्जेक्ट को ले ऐसे जा रहे हो तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और इधर ले जा रहे हो तो भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। यस और नो? समझ में आया? कोई पूछे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, क्वेश्चन हमारा यही है, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेडिक मोशन इन विच ऑब्जेक्ट इज हैविंग रिपीटेडली टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मीन पोजीशन अंडर अ रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर? ऑब्जेक्ट ये जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, काय की वजह से कर रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से कर रहा है। यहां ले आया तो रीस्टोरिंग फोर्स उसे वापस यहां घसीटता है, यहां चला गया तो रीस्टोरिंग फोर्स उसे वापस इधर बैक घसीटता है। यस और नो? समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो किसी ने पूछ लिया कि भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ special type of periodic motion in which object is having to and fro motion repeatedly about a mean position under a restoring force, and this restoring force is directly proportional to the displacement of the body. Clear? और proportional हटाएंगे तो constant आएगा, तो F बराबर KY माइनस यहां पर डायरेक्शन, K is the proportionality constant, और माइनस यहां पर डायरेक्शन को शो करता है। वो ये बताता है कि रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। आप बॉडी को इधर डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ होगा, अगर आप बॉडी को इधर डिस्प्लेस करेंगे तो रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जो रामायण बोली मैंने, समझ में आई? क्लियर? के यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसे हम फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एक प्रकार का स्प्रिंग कांस्टेंट है जो आपने वर्क पावर एंड एनर्जी में पढ़ा था, फैक्स। F बराबर के एक्स, तो F बराबर के एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो यहाँ वाई भी तो डिस्प्लेसमेंट ही है। इसकी यूनिट भी सेम है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, वाई डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट नीचे लिखूंगा तो मीटर। तो किसी ने पूछ लिया के की यूनिट क्या है, तो न्यूटन पर मीटर। नहीं है मेरी बात समझ में? क्लियर? तो अगर किसी ने पूछ लिया सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो आप उसे बता दोगे? कोई दिक्कत? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेडिक मोशन in which body is having to and fro motion repeatedly about a mean position under a restoring force, and this restoring force is directly proportional to displacement. कहानी समझ में आ रही है पूरी? फटाफट इसे पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।